अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर 6 के शॉर्ट लेक्चर का एक पार्ट 1 पहले मैंने अपलोड किया था। उसमें हमने जो है वो फॉसल फ्यूल्स तक पढ़ा था, जो 7th टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 8th वन, विद दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूल। तो इसको मैंने समराइज इस तरह से कर दिया है कि पैराग्राफ की फॉर्म में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको न्यूक्लियर एनर्जी का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, साथ में कुछ मटेरियल्स बताए हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। सेकंड पैराग्राफ में न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताया है। थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में एडवांटेजेस डिस्कस किए हुए हैं और डिसएडवांटेजेस न्यूक्लियर एनर्जी के डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, और इवन दो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रीन्यूएबल भी है कुछ हद तक। जो मटेरियल यूज़ होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जैसा कि यूरेनियम हो गया, लेकिन ये रीन्यूएबल नहीं है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। कहाँ से इनके पास एनर्जी आती है कि वो जो न्यूक्लियस है एटम का, उससे हासिल करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए से। और वेयर द एटम्स न्यूक्लियस स्प्लिट्स, जब किसी एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको ये यूज़ करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं। जिस तरह से लिखा हुआ है कि जो यूरेनियम है वो रॉक्स में जो है वो मिलता है, वर्ल्ड वाइड फाइंड किया जा सकता है इसको रॉक्स में। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टिपिकली रेयर टाइप ऑफ यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं। प्लूटोनियम 239 एक और मटेरियल है जिसको न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, और ये प्रोड्यूस करवाया जाता है विद इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय इरेडिएटिंग यूरेनियम 238 विच इज़ कॉमन। तो ये कॉमन मेथड बता दिया। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का जो बताया हुआ उसको पढ़ लेते हैं। उसमें कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, इसमें क्या होता है कि जो हैवी एटम्स है जैसा कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इनकी स्प्लिटिंग करवाई जाती है और इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट रिलीज होती है थर्मल एनर्जी की। और ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है इसको यूज़ किया जाता है वाटर बॉयल करने के लिए, और इससे जनरेट भी की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो नीचे वाले 2 पैराग्राफ्स है थर्ड एंड फोर्थ, इसमें बेसिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हुए हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पॉपुलर मेथड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ग्लोबली, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये पोल्यूट नहीं करता एयर को और ना ही इमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेज। और फिर आगे एक और एडवांटेज ये बताया हुआ है कि ये पावर प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में, और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती ये इनसे जो भी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। और फिर कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग है। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इनको ऑपरेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्किल्ड साइंटिस्ट चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, जो हमारी कम्युनिटी इसको लैक कर सकती है। और एंड पे बताया हुआ है जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं, और इनकी वजह से सिवियर इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह से बर्न्स हो सकते हैं, कैंसर्स, ब्लड डिजीज़ और बोन डिके भी इवन के हो सकता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा 9th टॉपिक बनता है वो है जी बायोमास फ्यूल। बायोमास फ्यूल भी एक थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसको पैराग्राफ के फॉर्म में समराइज़ कर लिया है कि फर्स्ट पैरा में क्या बताया, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, लास्ट 3 लाइन्स हैं। फिर तो अगर आप साथ ये पेज ओपन करें, साथ में अपनी बुक साथ खोल के पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको डेफिनेशन बताई हुई और कन्वर्जन थोड़ी सी बताई हुई। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बायोमास का मतलब है मटेरियल दैट प्रोवाइड्स बायो एनर्जी। जो एनर्जी बायोमास में होती है वो कहाँ से आ रही है? सन से। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो कैप्चर करते हैं सनलाइट को, फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको यूज़ करके केमिकल एनर्जी में यूटिलाइज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट की क्लास में बेसिकली हम ऐड करते हैं। और फिर कह रहे जो ग्रीन प्लांट्स हैं या फोटोसिंथेटिक एल्गी हैं जिनमें क्लोरोफिल होती है, सिर्फ वही यूटिलाइज कर सकते हैं सोलर एनर्जी। जो मोस्ट बेसिक वे है कि हम इस एनर्जी को हार्नेस करें वो ये है कि हम इसको कंज्यूम करें। जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल या कोई भी ईथर की प्रोसेस्ड फॉर्म, तो हम बेसिकली इसी स्टोर्ड एनर्जी से जो बायोमास में स्टोर्ड है उसी से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, उसी से बेनिफिट ले रहे हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें चूंकि टाइप्स और एग्जांपल्स हैं, तो टाइप्स इन्होंने बताई हुई है, लॉग्स होगी, ब्रांचेस, वुड चिप्स, सॉ डस्ट एंड अदर बायो प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट्री और वुड प्रोसेसिंग से हासिल होती हैं। एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज जैसे कि स्ट्रॉ होगी, कॉर्न स्टॉक्स है, राइस हस्क है, इनको बायोमास फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। कुछ क्रॉप्स है जैसे स्विच क्रॉस होगी, मिसकैंथस होगी, इनको स्पेसिफिकली इसी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही ग्रो किया जाता है। लाइफ स्टॉक का वेस्ट है, डंक है, इनको बायोमास फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में यूजेस बताए हुए हैं कि कह रहे हैं कि हम अभी अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी इस तरह के मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कि
जिनको यूज़ करके बायोमास एनर्जी को बेस्ट तरीके से जो है वो यूज़ किया जा सकता है। बायोमास को बर्न करते हैं डायरेक्टली उससे हीट प्रोड्यूस की जाती है। इसको कंबस्टन प्रोसेसेस में भी यूज़ किया जाता है और उसे स्टीम जनरेट करवाई जाती है। और स्टीम से भी क्या करेंगे, बाकी पर्पजेस के लिए भी यूज़ हो सकती है। इसके अलावा टर्बाइंस को ड्राइव करके और टर्बाइंस आगे से जनरेटर्स के साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करवाई जा सकती है। इसके अलावा बायोकेमिकल कन्वर्जन जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं और वो क्या करते हैं, बायोमास को बायोफ्यूल में जैसा कि एथेनॉल, बायोडीजल इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसेसेस है जैसे पायरोलिसिस हो गया, गैसिफिकेशन, वो बायोमास को गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, सिन गैस, बायो ऑयल और चारकोल, और फिर आगे इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में भी इसी तरह से हैं। बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते हैं डिकेइंग प्लांट्स को और उससे प्रोडक्शन होती है बायोगैस की। टन ऑफ फूड वेस्ट है अगर हमारे पास तो उससे बायोगैस कितनी निकलेगी, 85 मीटर क्यूब उन्होंने बताया हुआ कितनी गैस रिलीज होगी। इसमें मीथेन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी। जो बायोगैस है इसमें 60% मीथेन होती है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती है। और जो बायोगैस है वो एक ग्रेट फ्यूल के तौर पे काम कर रहा होता है, ग्रेट फ्यूल सोर्स हीट और पावर प्लांट्स के लिए। और इसमें फिर बता रहे हैं कि ये जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक न्यूट्रल फ्यूल है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो होता है वो रिसेंटली एक्सट्रैक्ट होता है एटमॉस्फेयर से भी। और इसके बाद जो है आगे ये बताया हुआ कि जो बायोगैस है वो रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है और ये आइडियल है जब लिक्विड मैन्योर को ट्रीट करना है या इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करना है। और ये न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करता है रेजिड्यू से। जब बायोगैस सिस्टम को फार्म मैन्योर के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इससे नाइट्रेट पोल्यूशन कम हो जाएगी और जो वाटर कंटेमिनेशन ई कोलाई बैक्टीरिया के जरिए से होती है वो भी उसका रिस्क कम हो जाएगा। और फिर एंड पे बता रहे हैं जो इफेक्टिवनेस है बायोगैस सिस्टम की वो डिपेंड करती है कोलैबोरेशन पे के रीजनल फार्मर्स और जो इंडस्ट्रियल साइट्स हैं उनके दरमियान कैसी कोलैबोरेशन है और ये चैलेंजिंग हो सकती है अकॉम्प्लिश करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आ जाएँ तो उस पे जो है नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज जो कि 10th बनता है आपकी जिस हिसाब से हमने सीक्वेंस रखा हुआ है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड एंड थर्ड में हमें फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट किया जाता है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वाटर को अपनी तरफ पुल डाउन करती है और इससे काइनेटिक एनर्जी वाटर को मिलती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी लार्ज टर्बाइन के जरिए से जनरेट करवाई जाती है। और सेकेंड पैराग्राफ में इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम बताया हुआ है कि ये जो लार्ज रिजर्वायर्स हैं तो ये लार्ज एरिया ऑफ फार्मलैंड को इन्होंने जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। तो ये चेंज करें हमारे इकोसिस्टम को और हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी फ़िलहाल इतने पता नहीं भी हैं। पास्ट में क्या होता था, इंजीनियर्स जो थे वो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इकोनॉमिकली स्मॉल रिजर्वायर को यूज़ कर सकते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन अब एडवांसमेंट जो आ गई है टेक्नोलॉजी में तो इससे स्मॉलर जनरेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गई हैं। और एंड पे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 3 लाइन्स में डिस्कस किए हुए कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये रीन्यूएबल है, ये एफिशिएंट है और जब एक बार फैसिलिटीज़ को रेस कर दिया जाता है और जब उनका रनिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है तो इनका मिनिमल इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। जनरेटिंग पावर जो है जो हम जनरेट करते हैं पावर को वाटर से, उसमें रिक्वायर होता है कि फास्ट फ्लोइंग वाटर हो और इसकी वजह से इकोलॉजिकल डैमेज भी होता है जब हम लार्ज फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। ओके सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी 11th और वो है सोलर रेडिएशन। इसकी में इंट्रोडक्शन पहले दिया हुआ है, फिर सेकंड पैराग्राफ में फोटोवोल्टिक सेल्स के बारे में बताया है, थर्ड पैराग्राफ में सोलर थर्मल सिस्टम्स के बारे में बताया है एंड जो फोर्थ एंड फिफ्थ या लास्ट पैराग्राफ है उनमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो एनर्जी सन से आती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जितने भी सोलर सेल्स हैं उनको यूज़ करके जैसे कैलकुलेटर्स हैं, वॉचेज़ हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो यहाँ से यूटिलाइज की जा सकती है। सेकंड पैराग्राफ में फोटोवोल्टिक सेल्स के बारे में जो बताया उसमें लिखा हुआ है कि सोलर रेडिएशन को 2 मेन वेज ऑफ एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। पहला मेथड ये है कि हम सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स को यूज़ कर ले जिनको सोलर सेल्स भी कहा जाता है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इन सेल्स की कंपोजिशन क्या है कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं जैसे कि सिलिकॉन हो गया और ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और
जब इनको एक्सपोज किया जाता है सनलाइट से उस वक्त जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सोलर पैनल्स जो है इनको क्रिएट किया जाता है मल्टीपल सोलर सेल्स को कंबाइन करके और ये मॉड्यूल बना लेते हैं। इन पैनल्स को इंस्टॉल किया जाता है रूफ टॉप्स पे, सोलर फॉर्म्स पे या बाकी लोकेशन पे जहाँ पे इजीली एक्सेस हो सनलाइट को लेकर। नेक्स्ट पैराग्राफ में सोलर थर्मल सिस्टम्स बताए हुए हैं। इसमें कहा है कि यूटिलाइज करते हैं हीट को, जो सनलाइट से हीट आ रही है उसको यूटिलाइज करेंगे और उसको वेरियस एप्लीकेशन में यूटिलाइज किया जाएगा, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी, वाटर हीटिंग हो गया, स्पेस हीटिंग होगी। कंसनट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम्स जो है वो कंसनट्रेट कर देते हैं सनलाइट को किसी भी स्मॉल एरिया में मिरर की मदद से या लेंसेज की मदद से। और फिर आगे बताया हुआ है जो कंसनट्रेटेड सनलाइट है ये हीट करती है किसी भी फ्लूइड को, जैसे कि वाटर हो गया, या हीट ट्रांसफ़र करती है फ्लूइड में और वो स्टीम भी प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। सो जो स्टीम है फिर इसको यूज़ करके ड्राइव कर सकते हैं हम टरबाइंस को। टरबाइंस आगे कंबाइन हुए हुए होते हैं, कनेक्ट हुए हुए होते हैं जनरेटर से और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करवाई जा सकती है। आगे बता रहे हैं कि जो सन है वो कम्प्लीटली फ्री है, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी है। सोलर सेल्स जो है वो किसी भी किस्म की गैसेज ड्यूरिंग ऑपरेशन इमिट नहीं करते, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज होगी, और इस वजह से क्लीन एनर्जी ऑप्शन है। एडिशनली जो मेन मटेरियल यूज़ होता है सोलर एनर्जी कन्वर्टर में सिलिकॉन है, जो कि काफ़ी अबंडेंट है एलिमेंट में। जो जितने भी अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो सिलिकॉन है। जो यूज़ है सोलर एनर्जी का वो हेल्प हमें ये देता है, फ़ायदा देता है कि ये रिड्यूस करता है फॉसल फ्यूल पे जो रिलायंस है हमारा। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस इमिशन को डिक्रीज़ करता है, सस्टेनेबल और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करता है। और फिर कह रहे हैं लेकिन इसका नुकसान ये डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन है अगले पैराग्राफ में कि जो सिग्नल हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए एक अच्छा खासा लैंड का एरिया चाहिए है, ठीक है। और जो सोलर एनर्जी है वो इंटरमिटेंट है, वेरिएबल भी होती है क्योंकि वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड कर रही होती है और टाइम ऑफ डे पे भी डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि इवनिंग में या नाइट टाइम में तो सनलाइट नहीं होती, तो क्लाउडी डेज है या नाइट टाइम लाइट है वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है सनलाइट को वो इसको मुतासिर कर सकती है। और इसके लिए एनर्जी स्टोरेज भी हमें चाहिए, बैकअप सिस्टम चाहिए उस वक्त के कॉन्टीन्यूस पावर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियोथर्मल सोर्सेज का। जियोथर्मल रिसोर्सेज में छोटा सा ही टॉपिक है, तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ और सेकंड पैराग्राफ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जो जियोथर्मल एनर्जी है वो अर्थ की कोर से आ रही है और इसको कह रहे हैं कि इस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है कि जो एनर्जी है ट्रैप्ड एनर्जी फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो और एंड द हीट प्रोड्यूस बाय डिकेइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि डिके हो रहे हैं उनसे ये एनर्जी हासिल की जा सकती है और ये बिलियन ऑफ ईयर अगो से जो प्रेजेंट है एनर्जी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ट्रैप्ड एनर्जी है और वहाँ से जियोथर्मल एनर्जी बनती है। ये एनर्जी का रीन्यूएबल सोर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है फास्टर देन इट इज़ रिप्लेनिश्ड। तो इमेंस साइज है अर्थ का, तो अगर कह रहे हैं कि इसको अगर प्रैक्टिकली रीन्यूएबल बनाना चाहेंगे तो इसके लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे कि अगर हम इसको डिप्लीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट बताया हुआ है जियोथर्मल एनर्जी काफ़ी अबंडेंट है और ये ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट नहीं करती, तो इस वजह से ये रिलायबल सोर्स है पावर का और ये इफेक्ट नहीं होती वेदर कंडीशन से जिस तरह से हमें सोलर एनर्जी का पड़ा है। और ये कह रहे हैं इकोनॉमिकली अवेलेबल है सर्टन लोकेशन ऑफ द अर्थ में। डिस्चार्ज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वो टॉक्सिक हो सकती है और इवन डेडली भी हो सकती है अगर वो हाई कंसनट्रेशन में रिलीज होगी। इसके बाद विंड के बारे में बताया हुआ है। इसका बेसिकली इसमें जो है 3 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें रोल बताया हुआ है टरबाइंस का कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में उनका क्या रोल है। सेकंड में रोल बताया है जनरेटर का और लोकेशन जो है विंड फार्म्स की वो कैसे इसको इफेक्ट करती है। थर्ड पैराग्राफ में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यूज़ करके टरबाइन को टर्न किया जाता है और वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। विंड के टरबाइन जो है वो मेन टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करके कैप्चर कर सकते हैं विंड की एनर्जी को। यहाँ पे बड़े बड़े जो है रोटर ब्लेड्स होते हैं और उनको हब के साथ कनेक्ट किया जाता है गियर बॉक्स और जनरेटर। जो ब्लेड्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं विंड की काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में। जो डिज़ाइन है, जो लेंथ है, जो शेप है ब्लेड्स की वो इम्पॉर्टेंट है टरबाइन की एफिशिएंसी के लिए। जो मॉडर्न टरबाइंस हैं उनमें 3 ब्लेड्स होते हैं जिनको एडजस्ट किया जा सकता है बेटर एनर्जी कैप्चर के लिए। कंट्रोल सिस्टम्स हैं यहाँ पे वो इंस्टॉल किए हुए होते हैं, वो एडजस्ट करते हैं ब्लेड की पिच को, शट डाउन करते हैं टरबाइन को स्ट्रॉन्ग विंड्स में ताकि डैमेज ना हो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ में रोल बताया हुआ है जनरेटर का और लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ कि जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करते हैं रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। यूजली एसी हो गया, विंड टरबाइंस जो है उनको टुगेदर ग्रुप करवाया जाता है विंड फॉर्म में ताकि मैक्सिमाइज्ड फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। ये फॉर्म स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जिस तरह से कोस्टल रीजन्स हो गए, प्लेन्स या माउंटेन पासेस हो गए।
फिर कह रहे हैं कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड जो है वो काफ़ी इको फ्रेंडली है, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसमें ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है और इसमें एक्सीडेंट के कोई भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल लो रिस्क है। लेकिन डेवलपिंग टर्बाइंस जो उनका डेवलपमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और वेरिएबल उन एरियाज़ में है ये सब जहाँ पे कॉन्स्टेंट और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। विंड फार्म्स के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस भी चाहिए होती है, तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं या डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी वेव्स इन द सी। इसमें जो है ऑलमोस्ट 5 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो ये बताया हुआ है कि जो वेव एनर्जी है उसको ओशन वेव एनर्जी भी बोला जाता है। ये मूवमेंट ऑफ सरफेस वेव्स जो होती हैं उनकी जो ओशन पे सरफेस वेव्स की मूवमेंट है वहाँ से ऑब्टेन करवाई जाती है। वेव एनर्जी कन्वर्टर जो है वो ऐसे डिवाइसेस हैं जो जिनको क्रिएट किया गया है कि ये कैप्चर करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव्स को। डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, हर किसी का अपना डिज़ाइन है, अपना डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल है। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट एब्जॉर्बर्स के बारे में बताया हुआ है कि ये जो है वो अप एंड डाउन मूव करते हैं वेव्स के साथ। इनकी जो वर्टिकल मोशन है वो पावर करती है सिस्टम को, वो सिस्टम कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, जिस तरह से हाइड्रोलिक पंप हो गया या इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो गया। और दूसरी टाइप एटीन्यूएटर्स की हैं, वो लॉन्ग फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मूव करते हैं विद द वेव्स। जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ द एटीन्यूएटर उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाया जा सकता है। फिर ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम्स के बारे में बताया हुआ है कि वो यूटिलाइज़ करते हैं राइजिंग और जो फॉलिंग मोशन है वेव्स की, और उससे वो एयर मूवमेंट क्रिएट करते हैं चैम्बर में। ये जो मूविंग एयर है इसको यूज़ करके एक टरबाइन को ड्राइव करवाया जाता है। वो टरबाइन आगे जनरेटर के साथ कनेक्टेड है और इस तरह से प्रोड्यूस करवाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मैकेनिकल मोशन है वेव की उसको कन्वर्ट कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आ जाता है। इसके बाद जो अगले 2 पैराग्राफ्स हैं उनमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या उनके चैलेंजेस हो गए, लिमिटेशन होगी, वो डिस्कस किए हुए हैं। कि जो वेव एनर्जी है उसका एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल है कंपेयर टू अदर, और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे ये इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि विंड के पैटर्न्स हो गए या ओशन करंट्स हो गए। वो कंट्रीज जिनमें ओशन तक इजीली एक्सेस है तो वहाँ पे वेव पावर को इजीली जनरेट करवाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे और साथ में ये बता रहे हैं कि उसका ये फ़ायदा भी है कि वहाँ पे मिनिमल थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है, तो चैलेंजेस इसमें शामिल है, जैसे कि हार्श मैरिन एनवायरनमेंट हो गया जिनमें एक्सटेंसिव इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन यहाँ पे इफेक्टिव चाहिए, और उस वक्त खास तौर पर जब वेव कंडीशन सही से ऑप्टिमल नहीं है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइड्स का। उसमें आपको टोटल 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में डेफिनेशन है, सेकंड में करंट सिस्टम का बताया हुआ है, मैकेनिज्म के बारे में बताया हुआ, थर्ड में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस डिस्कस की हुई हैं। तो पहले पढ़ना इसको स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू में बताया हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है मून की वजह से जब वो ऑर्बिट करता है अर्थ को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बल्जेस आते हैं ओशंस में, क्लोजेस्ट भी और फारदेस्ट फ्रॉम द मून। इन बल्जेस को टाइड्स बोला जाता है, और ये ट्वाइस अ डे अकर होती हैं जब हमारा प्लैनेट कंप्लीट करता है एक रोटेशन अपने एक्सिस पे, जो कि 24 आवर का पीरियड होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ कि प्राइमरीली 2 मेन अप्रोचेज हैं जब एनर्जी फ्रॉम टाइड्स को हार्नेस करने के लिए। पहला मेथड ये है कि उसमें यूटिलाइज करवाया जाता है टाइडल स्ट्रीम सिस्टम, उसको टाइडल करंट सिस्टम भी बोला जाता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी जनरेट जो हो रही होती है मूवमेंट ऑफ वाटर के जरिए से। जो टाइडल करंट्स हैं उनसे मूवमेंट ऑफ जो वाटर हो रही है उससे एनर्जी को ये यूटिलाइज करता है। स्पेसिफिकली डिजाइंड अंडर वाटर टर्बाइंस होती हैं जिनको स्ट्रेटेजिकली प्लेस करवा दिया जाता है एरियाज में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स है, ताकि वो कैप्चर करें काइनेटिक एनर्जी को और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें। फिर बताया हुआ ऑन द अदर हैंड टाइडल रेंज सिस्टम्स जो है वो यूज़ करते हैं इस चीज़ का कि हाई और लो टाइड में जो डिफरेंस है हाइट का उसको टाइडल रेंज बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए टाइडल बैराज और डैम लाइक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है अक्रॉस द जो एंट्रेंस होती है टाइडल बेसन की। फिर वहाँ पे स्लुइस गेट्स हैं विद इन द बैराज, वो अलाउ करते हैं वाटर फ्लो करे बेसन में ड्यूरिंग हाई टाइड और रिलीज कर दे ड्यूरिंग लो टाइड, तो इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। एक और मेथड वो ये है कि उसमें कैप्चर करेंगे हाई टाइड वाटर को और उसको रिलीज कर देंगे टर्बाइंस में जब लो टाइड होगी, ताकि जनरेट करवाई जा सके इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द ओशन। तो ये डिफरेंट तरह के इनके पास मेथड्स कह लें आप या मैकेनिज्म कह लें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के। इसके बाद आगे बता रहे हैं कि ये जो टाइडल एनर्जी सिस्टम है ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, और इसके पास हमारे इसको लेकर एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल है क्योंकि रेगुलर और साइक्लिक नेचर होती है टाइड्स की, तो हमें पहले से पता होगा, तो हम इस वजह से एक हमें एडवांटेज का ये मिल जाएगा।
आगे कहने जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो राइज है फॉल है टाइड्स का वो डेसिपेट करता है एनर्जी को एट द रेट ऑफ 2 to 3 मिलियन मेगावाट्स। ये याद रख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन जो एनर्जी की है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 23,000 मेगावाट वर्ल्ड वाइड या 1% जो है वो करंटली रिकवरेबल होती है। जो डिप्लॉयमेंट है टाइडल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ की वो हिंडर हुई हुई है चैलेंजेस से। वो चैलेंजेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड है और हाई कॉस्ट रिलेटेड है जो कि इनको इंस्टॉल करने के लिए चाहिए। और यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पावर का। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जैसे स्टार्ट में थी कि डेफिनेशन करनी, एक्सप्रेशन करना, यूनिट करना, अगर फार्मूला हो गया तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो पावर की डेफिनेशन देख लेते हैं कहाँ पे लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि वी डिस्क्राइब पावर द टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन और द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं कि वो रेट जिस पे वर्क डन हो रहा है या वो रेट जिस पे एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है उसको पावर बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन देख लें। वर्क के लिहाज से बोलेंगे तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। एनर्जी वाली डेफिनेशन के मुताबिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। उनके सैम्पल्स लिख लें। इसका एक्सप्रेशन हो गया। साथ में इसके यूनिट इन्होंने निकाले हुए हैं कि 1 वाट होगा जो कि जाउल पर सेकंड के बराबर है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट भी जाउल है, वर्क का भी जाउल है। तो नीचे टाइम का जो है सेकंड है, जाउल पर सेकंड ही होगा। वर्क वाले की डेफिनेशन के लिहाज से एक्सप्रेशन से निकालें या एनर्जी की डेफिनेशन वाले एनर्जी के एक्सप्रेशन से निकालें तब भी जाउल पर सेकंड होगा। इसको हम वाट बोलते हैं। इसके बाद इसके कुछ नीचे जो है वो पावर रेटिंग्स बताई हुई हैं कि उसको वॉटेज भी बोल दिया जाता है। और उसका मतलब ये होता है कि हाउ फास्ट किसी बल्ब के जो ऊपर वॉटेज लिखी हुई है उसका ये मतलब है कि वो बल्ब कितनी फास्टली इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट और लाइट में कन्वर्ट करता है। और आगे एक चीज़ बताई हुई है कि प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए लार्जर यूनिट को प्रेफर किया जाता है जो कि हॉर्स पावर है। 1 हॉर्स पावर जो है 550 फीट पाउंड्स पर सेकंड के बराबर होता है और ये 746 वाट के बराबर होता है। इसको याद रख लेना, इसमें जितने भी यूनिट्स ये बताए हुए हैं। और फिर आगे एक और चीज़ जो है वो किलो वाट आवर के बारे में बताया हुआ कि ये बेसिकली एनर्जी कन्वर्टेड है या एनर्जी कंज्यूम्ड है जो 1 आवर में कंज्यूम की जा रही है और उसका रेट जो है 1 किलो वाट है। 1 किलो वाट का मतलब है 1000 जूल पर सेकेंड। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की यहाँ पे निकाल के दिखा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स की, इसकी जो वैल्यू है ये एमसीक्यू में आ जाती होती है, इसको याद कर लेना। अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है जी एफिशिएंसी का। इसको भी आपने जो है पॉइंट्स के हिसाब से कर लेना। डेफिनेशन, एक्सप्रेशन, यूनिट और जो रीज़न एंड पिक दिया हुआ है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन इसकी कर लेते हैं। डेफिनेशन इसकी कहाँ पे दी हुई है, ओके। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको 159 पेज के स्टार्ट में दी हुई है कि जो एफिशिएंसी है किसी मशीन या डिवाइस की वो क्या डिस्क्राइब करती है, वो एक्सटेंट बताती है कि इस मशीन की या इस डिवाइस में ये कितनी इनपुट एनर्जी को वर्क में कितना कन्वर्ट कर सकती है। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी होगी। इसका एक्सप्रेशन देख लें कि एफिशिएंसी को जो है इसका जो सैम्बल है वो एन लिख के थोड़ा सा उसको आपने उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देनी है। तो ये बेसिकली रेशो है यूज़फुल वर्क आउटपुट की और आपने कितना उसमें टोटल वर्क का इनपुट दिया है और आउटपुट आपको उसमें से कितना मिला है। तो आप यूजफुल आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क कर देंगे या इनके लिए आप सैम्बल लिख लें। वर्क के लिए जो है आउटपुट के लिए WO लिख लें और इनपुट के लिए WI लिख लें। फिर एनर्जी के लिहाज से ये है कि यूज़फुल एनर्जी आउटपुट कितना मिला जब आपने एनर्जी इनपुट कितना दिया था। तो इनके लिए रेशो 6.7 और 6.8 में 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस बता दिए हैं। फिर कहने एफिशिएंसी का कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ हैं। जब रेशो होती है तो रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है तो उनके यूनिट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका ओवरऑल कोई भी यूनिट नहीं है। और ये एक्सप्रेशन इसका परसेंटेज के लिए दे दिया है एक, और फिर एंड पे इसके लिए एक इन्होंने कोरिलेशन बता दिया पावर और एफिशिएंसी के लिए बता दिया है कि 6.10 इक्वेशन में बता दिया है। और फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन जो है 6.10 ये क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि जो आउटपुट पावर है वो फ्रैक्शन है इनपुट पावर की और ये डिटरमिन होती है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम से। और फिर एंड पे लिखा हुआ है कि जो आउटपुट पावर है वो इक्विवेलेंट होती है इनपुट पावर के, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एनर्जी थोड़ी बहुत डेसिपेट ज़रूर होती है वेस्ट हीट में या कुछ और फॉर्म में, तो इस वजह से एफिशिएंसीज हमेशा जो है वो लोअर होती हैं।
नेक्स्ट पेज पे जो लिखा हुआ है उसमें ये है कि जो मैक्सिमाइजेशन है एफिशिएंसी की, वो एक वाइटल रोल प्ले करती है एनर्जी सिस्टम्स में, क्योंकि ये अलाउ कर रही होती है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये भी अलाउ कर रही होती है कि एनर्जी का जो वेस्टेज है वो कम हो। एक एग्जांपल दी हुई है कि जो ये लाइट बल्ब्स होते हैं, ये हमें लाइट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होती है, लाइक हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। और फिर कह रहे हैं कि 5% जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर होती है बल्ब को, उसमें से कुछ जो है 5% लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, बाकी कुछ वेस्ट थर्मल एनर्जी में भी जाती है। और इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो बल्ब है ये 5% एफिशिएंट है। जो फ्लोरेसेंट लैंप होता है वो 20% एफिशिएंट होता है कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मशीन आपको 100% एफिशिएंसी प्रोवाइड करे, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एफिशिएंसी किसी भी मशीन की कम हो जाती है। वर्क जो आउटपुट है वो हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू वर्क इनपुट। तो एक्चुअल मशीन जो होती है वो वेस्ट कर रही होती है कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में, तो इस वजह से कभी भी जो आउटपुट है वो ज़्यादा नहीं आ सकता इनपुट से, और एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, मुश्किल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।